जय हिंद आप सभी को। दूरदर्शन सह्याद्री के शब्द सुरभि में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे दूरदर्शन सह्याद्री के सेट पर मौजूद हैं एक विशेष अतिथि जिनका एग्रीकल्चरल साइंस में बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे प्रोफेसर डॉक्टर जेपी राय जी की। डॉक्टर जेपी राय जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है प्लांट पैथोलॉजी और माइकोलॉजी में। आइए करते हैं इनका स्वागत। नमस्कार प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शब्द सुरभि के हमारे इस सेट पर। नमस्कार, शब्द सुरभि के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। डॉक्टर जेपी राय जी को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। जी हाँ, राजभाषा अवार्ड 2013 में हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के हाथों से डॉक्टर जेपी राय जी को यह पुरस्कार मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2015 में भी उनको दिया गया था। इन्हें डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड, डॉक्टर KC मेहता अवार्ड, रफ़ी अहमद किडवाई रिसर्च अवार्ड, विद्या भारती सम्मान, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन रिव्यूइंग एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बीइंग अ प्रोफोलिक ऑथर, डॉक्टर जेपी राय जी ने 150 पब्लिकेशंस जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर्स इन रिसर्च बुक्स, बुक चैप्टर्स, मैनुअल्स, पॉपुलर आर्टिकल्स भी लिखे हैं। इन्होंने कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजिया, कॉन्फ्रेंसेस एंड कॉन्क्लेव्स ऑल्सो, जिस तरह से ये बच्चों को गाइड कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी बच्चे PhD कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, उनकी थीसिस के लिए, उनके आगे के वर्क के लिए, डिसर्टेशन के लिए भी ये हमेशा उनको गाइड करते रहते हैं। तो इनका एग्रीकल्चरल साइंस में जो इतना बड़ा योगदान है, तो आइए इनसे जानते हैं। डॉक्टर जेपी राय जी, आपका जो झुकाव है शुरू से ही एग्रीकल्चर में रहा है। आपकी जो एजुकेशन है, जो कि माइकोलॉजी, जो आप प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरी जो रुचि थी विज्ञान में प्रारंभ से ही, तो मैंने हाई स्कूल विज्ञान से करने के उपरांत, चूँकि मेरा परिवार ग्रामीण बेस्ड है, तो खेती मेरे यहाँ पैतृक व्यवसाय था। मुझे लगा कि विज्ञान को खेती के हित के लिए कैसे साधा जा सकता है। तो विज्ञान से मेरी विज्ञान के एप्लीकेशन की खेती में, उसमें हमारी विशेष रुचि थी। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रीम चेंज किया, क्योंकि मुझे विज्ञान तो उसका मैं विद्यार्थी था ही, मुझे कृषि की मूलभूत जानकारी और विशेष तौर से वैज्ञानिक दृष्टि से कृषि की जानकारी लेने का मेरा रुचि बढ़ा। तो मैंने फिर कृषि को ऑप्ट किया अपने विषय के रूप में। मैंने ग्रेजुएशन करने के उपरांत मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसे कृषि का मक्का भी कहा जाता था, जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हर विद्यार्थी का, कृषि के हर विद्यार्थी का सपना होता है कि वो कोई न कोई एक डिग्री वहाँ से ज़रूर ले, और उसके बिना उसका वो एक तरीके से बहुत ही शुरुआत जो हरित क्रांति हमारे देश में हुई थी कृषि की, वो उसकी जननी है। तो वहाँ पर जाना और वहाँ से कोई एक विषय पढ़ना किसी भी कृषि विद्यार्थी का एक सपना होता है। तो मैंने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया प्लांट पैथोलॉजी में, पादप रोग विज्ञान में। फिर उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने अपना PhD किया माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में, मूलभूत जैसे हम बोलें कवक और पौध रोग विज्ञान, तो उसमें मैंने PhD किया। और विज्ञान को कैसे कृषि के साथ जोड़ा जा सकता है और कृषि के हित के लिए विज्ञान को कैसे साधा जा सकता है, यह जो है आज की आवश्यकता है, क्योंकि वैज्ञानिक कृषि जो है वो वही हमारे आने वाले समय का, आने वाले समस्याओं का समाधान कर सकती है। सर, आपका जो इतना स्तर है, जो आपने इतने साल 26 सालों से आप पढ़ा रहे हैं, आपकी जो शिक्षा है, आपका जो प्रसार है, किस तरह से आप ग्रामीण लोगों तक जाकर या ग्रामीण लोगों को इसमें देखते हैं कि वो इस विज्ञान के थ्रू, मतलब वो ही इसे यूज़ करके किस तरह से आगे बढ़ें, उसके बारे में हमें बताइए।
जी, कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करने का उपक्रम जो है वो निरंतर जारी है। सरकार भी इस पर बहुत जोर दे रही है। बहुत प्रयास किया जा रहा है कि कृषि जो पारंपरिक तरीका हुआ करता था उसे हम विज्ञान को उसमें जोड़ करके और कैसे उसको उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं, कैसे कृषि को एक संगठित व्यवसाय का रूप दिया जा सकता है जो अभी असंगठित तरीके से हो रहा है। और हम यह देखें तो ये आज के युग का सत्य है कि कुछ एक उदाहरणों को छोड़ दें कि बच्चों ने IIM किया और उसके बाद वो खेती, उन्होंने छोटी सी लैंड खरीदी और उस पर खेती करके वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ दीप जो जल रहे हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो विशेष तौर पर कृषि में जो निराशाजनक स्थिति है वो यह है कि किसी को भी अगर छोटी सी नौकरी भी मिल जाती है, दिहाड़ी नौकरी भी मिल जाती है, तो खेती करना नहीं चाहता। यह थोड़ी सी जो दुर्वस्था है कृषि की, इसका केवल समाधान संस्थागत रूप से कृषि को स्थापित करके और विज्ञान के माध्यम से हम कृषि को अगर लेके चलें तो वह हमें इसका बहुत अच्छा समाधान प्रस्तुत कर सकता है। बट सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो यंग बच्चे हैं, वही ऐसा, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स भी, इवन उनको अगर छोटी भी शहर में जॉब मिल जाती है तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में किस तरह से यूथ को मोटिवेट करना चाहिए कि आप इस एग्रीकल्चरल फील्ड को ऑप्ट करो एज ए स्टूडेंट? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो है उन्होंने तैयारी की, वो तैयारी कर रहे थे डॉक्टर बनने की। कुछ एक ऐसे थे जो इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे थे। उनका बेस जो है वो मैथ्स था, गणित के विद्यार्थी थे वो, शुद्ध विज्ञान के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो उसमें बायोलॉजी कहीं आती नहीं है। और विशेष रूप से कई बार होता है कि वो बायोलॉजी के आदमी होते नहीं हैं, लेकिन वो बच्चे जब उन्होंने कृषि को चुना और हम लोगों ने उनको पढ़ाना शुरू किया तो उनको लगा कि नहीं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम सर्वथा अपरिचित थे और शायद हमने वो निर्णय नहीं लिया जो हमें लेना चाहिए था। तो उसके बाद उन लोगों ने कृषि में इतना अच्छा किया, इतना बढ़िया उन्होंने ग्रो किया कि अभी आज वो बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनमें बड़े अच्छे अच्छे पदों पर हैं और बहुत कुशलतापूर्वक अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि कृषि एक ऐसा विषय है जिसे विशेष तौर पर जो हमारा समाज है वो उपेक्षित तरीके से देखता है, लेकिन अगर मेधावी विद्यार्थी इसमें आते हैं तो वो उनसे कृषि का तो हित होता ही है, विद्यार्थियों को बहुत सारा एक पूरा बुके मिलता है। अच्छा। अब जैसे मैं विज्ञान का विद्यार्थी मूलतः बायोलॉजी का हूँ, शुरू से, ठीक है। तो बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी को कृषि के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। माइकोलॉजी इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। माइकोलॉजी जो फफूंद विज्ञान है या बैक्टीरियोलॉजी, वायरसेस के बारे में, ये खेती में जो चीज़ें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, रोग होते हैं या बहुत सारे और, जैसे एग्रीकल्चर जूलॉजी है, कीड़े लगते हैं फसलों में, तो उनके बारे में विज्ञान का एक विद्यार्थी जितना अच्छा निर्णय ले सकता है और जितने अच्छे दृष्टि से उसको देख सकता है, उस समस्या को संबोधित कर सकता है, वैसे कोई और विषय का विद्यार्थी नहीं कर सकता। तो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं कृषि के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उसमें विद्यार्थियों को चुनने का अवसर मिलता है, जो उसका सब्जेक्ट हो उसको वो कैसे खेती के साथ जोड़ सकता है। सर, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, थोड़ा वो भी बताइए। इसमें क्या पढ़ाया जाता है? बहुत अच्छी बात है। प्लांट पैथोलॉजी नाम से जैसे स्पष्ट है, पौध रोग विज्ञान, पौधों में रोग लगते हैं, जैसे हम लोगों में, मानवों में, मनुष्यों में या पशुओं में जैसे रोग लगते हैं, वैसे पौधों में भी रोग लगते हैं। कमाल की बात यह है, आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, आपको कोई बीमारी है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप उसको अपनी व्यथा बताते हैं, अपना कष्ट बताते हैं कि हमको ये तकलीफ़ है और ऐसे ऐसे मुझे परेशानी है। तो और उसके बाद भी वो इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो आपको बहुत सारे टेस्ट लिखता है कि ये टेस्ट करवा के आइए, और वो टेस्ट आप करवा के जाते हैं, तब वो डायग्नोज कर पाता है कि ये कौन सा रोग है और कौन सी दवा आपको दी जानी चाहिए। तो निदान के लिए इतना लंबा प्रोसेस होता है मनुष्यों में, जो कि बोल सकता है, बता सकता है। हमारे पेशेंट क्या होते हैं, पौधे होते हैं। पौधे बोल नहीं सकते, वो अपना कष्ट बता नहीं सकते, आपको पकड़ना पड़ता है कि उन्हें क्या तकलीफ है, और तकलीफ है तो किस तरह की है। अच्छा, जब तक उनका ये रोग जो पौधों में है, जब तक वो प्रकट होता है, तब तक बहुत कुछ नुकसान हो गया रहता है जो कि वापस नहीं आता। जैसे कीड़े लगना। बिल्कुल, कीड़े लगना या रोग जब दिखता है, उसके लक्षण जब दिखते हैं, तो दिखना शुरू होने तक जो है काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। अच्छा, हमारे में रिजेनरेटिव कैपेसिटी है, हमारे यहाँ कहीं कट लग गया तो वो भर जाता है, वो घाव भर जाता है। पौधों में कोई पत्ती जल गई तो फिर रिपेयर नहीं हो सकती, वो खत्म हो जाएगी। तो ये
चीज़ उनमें नहीं है, तो हमारा काम जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग। हमें पता करना पड़ता है कि पौधे में किस तरह की समस्या है, और उस समस्या का अगर समय से निदान हो गया, क्योंकि पौधे की जो उसका जो जीवन काल होता है वो 4 से 5 महीने तक का होता है, सामान्य जो फसलें लगती हैं। बाकी और पेड़ पौधों की बात करें तो उनका तो लंबा चलता है, लेकिन फसलों का जीवन बहुत कम होता है। और उस अवधि में अगर समस्या का सही समय से समाधान पता नहीं चल पाए तो उसका समाधान नहीं हो सकता है, और जब समाधान नहीं होगा तो इसका सीधा प्रभाव उस फसल की इकोनॉमी पर पड़ता है, उसके अर्थशास्त्र पर पड़ता है, और जो उससे होने वाला लाभ होता है वो हमको घट जाता है। जी। तो इसके लिए हमें हमारा जो काम है वो ज़्यादा कठिन इसलिए है क्योंकि हमें अपने से समस्याओं का पता करना पड़ता है। सर, इस कृषि विज्ञान के अभी करंट चैलेंजेस क्या हैं और करंटली इंडिया को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? कृषि में जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, हम पुराने जो पद्धति है उससे खेती करने में रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण हमारे पर्यावरण को, हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहले से ही पहुंच चुका है, और धीरे धीरे ये हमारी मिट्टी को भी प्रदूषित करता जा रहा है, जिसकी वजह से लंबे समय तक इस व्यवसाय को चला पाना कठिन होगा, क्योंकि मिट्टी जो है वो कृषि का आधार है। हाँ। बिना मिट्टी की खेती की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इन रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इन्हें निरंकुश रूप से ऐसे चलने नहीं दिया जा सकता। तो वर्तमान में अभी कुछ दिनों पहले तक जो है वो जैविक खेती की संकल्पना हमारे देश में आई, और उसको बहुत सारे किसानों ने किया। उसके अलावा एक बड़ी चीज़ जो अभी सरकार ने एक मिशन के रूप में लेके इसको प्रस्तुत किया है, प्राकृतिक खेती का, जिसमें कि गौ आधारित, देशी गोवंश पर आधारित खेती की जाती है, और जिसको लो बजट या इसको बोलते हैं कि इसमें कोई भी आपको पैसा लगाना नहीं पड़ता, बाहर से कोई सामान नहीं खरीदना पड़ता, और एक देशी गाय और खेती, क्योंकि खेती, पशुपालन और उद्यानिकी, यह तीनों एक दूसरे के इंटीग्रल पार्ट हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे गुथे हुए हैं कि इनको स्वतंत्र रूप से अगर हम करने का प्रयास करेंगे तो संकट बढ़ जाता है, और तीनों को जहां हम जोड़ते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान वहीं हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ईजी हो बिल्कुल। तो देशी गोवंश आधारित जो प्राकृतिक खेती है वह आज के समय की मांग है, जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी संरक्षित हो सकेगी, और जिससे हमारे किसानों की आय भी सुनिश्चित हो सकेगी, क्योंकि इसमें कोई लागत नहीं होती है, शून्य लागत खेती कहते हैं। क्योंकि ऐसे हमें सुनाई देता है, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं, बहुत सारे जो किसान हैं, वो यही कहते हैं कि आय में बहुत ही बढ़ोतरी नहीं मिल रही है उनको। तो युवा पीढ़ी किस तरह से इसको मतलब व्यवसाय के रूप में किस तरह से युवा पीढ़ी इसको देखती है, और उनको क्या इसमें मुश्किलें और क्या इसमें हम आगे अच्छा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, ये जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, विशेष रूप से जो ग्रामीण युवा हैं, उनका शहरों की तरफ पलायन एक बड़ी समस्या हो चुकी है, और उनको खेती में रोकना यह एक कठिन कार्य है। खेती को जब तक उनके लिए आकर्षक नहीं बनाया जाएगा, और जब तक उन रोजगार के अवसर नहीं पैदा किए जाएंगे, जब तक ग्रामीण युवाओं को यह विश्वास नहीं दिलाया जाएगा कि आपको आपके स्थान पर ही रोजगार उपलब्ध होगा, आय के साधन उपलब्ध होंगे, तब तक इस माइग्रेशन को हम रोक पाएंगे, ऐसा कठिन दिखता है। तो इसके लिए खेती में जितने भी, मैंने बताया कि एक पूरी श्रृंखला है व्यवसायों की, और आप अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुन सकते हैं, आप अपने क्षेत्र के अनुसार व्यवसाय चुन सकते हैं, कौन से क्षेत्र में किस वस्तु की ज़्यादा मांग किस समय रहती है, अगर इसका निर्धारण कर लें तो उसके हिसाब से आप अपने व्यवसाय को टेलर कर सकते हैं और अपना सकते हैं। मैंने अभी जो हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो दक्षिणी परिसर है मिर्ज़ापुर, वहाँ पर मैंने मशरूम की ट्रेनिंग किसानों के लिए टेलर की बनाई, और उसमें मेरा 2 उद्देश्य था। एक क्या कि एक सुनिश्चित आय मिले, और दूसरा यह कि जो माताएं हैं, गर्भवती माताएं हैं या धात्री माताएं हैं जो बच्चों को दूध पिला रहे हैं, उनको प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन उनमें मैंने देखा कि ज़्यादा है, क्योंकि दाल की कीमत बहुत अधिक है। अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी होने के कारण दाल की कीमत बहुत अधिक है, और जो सामान्य हाउस होल्ड है वो इसको नहीं करता है, नहीं ले पाता है, तो प्रोटीन का कुपोषण उनमें देखा मैंने। तो मुझे लगा कि अगर इस स्तर पर मैं मशरूम को इंट्रोड्यूस करूँ तो शायद हमारा ये दोहरा काम करेगा, क्योंकि उनको प्रोटीन का पोषण भी मिलेगा, सस्ता पोषण भी मिलेगा, और उसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको बेच करके वो मार्केट से पैसा भी उनको मिल जाएगा। तो मेरे दिमाग में कई चीज़ें आई, लेकिन मैंने ऑयस्टर मशरूम जो होता है उसको मैंने चुना। उसकी खासियत यह है कि उसको बहुत कम कास्ट पे, उसका केवल स्पॉन और कुछ एक केमिकल्स चाहिए, और उसी पे जो भूसा होता है या पुआल होता है किसानों के यहाँ जो ऐसे फेंक दिया जाता है, उसके ऊपर हम उगा सकते हैं।
अच्छा। और उसको उगा करके जाड़े में आप उगा लीजिए। कई किसानों ने ऐसा किया कि जाड़े में उगा करके साल भर उसका कंजम्पशन करें, उसका कई रूप में आप सब्जी में या बहुत सारे व्यंजन बनते हैं उसके। नहीं कुछ है तो उसका पाउडर बना करके सुखा करके उसको पाउडर बना करके आप रख सकते हैं और उसको अपने डेली इनटेक में कर सकते हैं। आप सब्जी में उसका 1 चम्मच पाउडर डाल दीजिए तो करी का एनहांस हो जाता है, थिक हो जाती है ग्रेवी, और उसके साथ साथ आपको प्रोटीन पोषण मिलता है। तो दोहरा लाभ, एक तो यह कि आपने एक बार जाड़े में पैदा कर लिया, उसको सुखा लिया, सुखा के रख सकते हैं। जो बटन मशरूम बाजार में देखते हैं आप, यह बटन मशरूम इसका जीवन काल बहुत लंबा नहीं होता। इसे संरक्षित करने के लिए ब्राइन सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, कैनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो है एक कुल मिलाकर के एक महंगा आइटम हो जाता है। हमें किसानों को सस्ता और सुलभ प्रोटीन का स्रोत जो ऑयस्टर मशरूम है उसको मैंने किया और मैंने पाया कि ये इसकी बड़ी आवश्यकता है। बहुत सारे हमारे ऐसे किसान हैं जो इसको उगा रहे हैं और बड़े अच्छे से वो कर रहे हैं। बेसमेंट में एक किसान जो शहर में बेस्ड है, गांव पे नहीं है, शहर में है, उनका एक बेसमेंट है। उन्होंने बेसमेंट में कूलर लगा करके और कपड़े, गीले कपड़े डाल करके और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन करके वो साल भर इसको उगा रहे हैं। तो यह एक बड़ा अच्छा उत्तर हो सकता है। तो इसी तरीके से हमें वैकल्पिक साधन खोजने पड़ेंगे। ग्रामीण स्तर पर कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, कौन से निवेश उपलब्ध हैं और उनके बूते हम किस तरह का व्यवसाय अपना करके अपने आय को बढ़ा सकते हैं। और हमारे युवा इसमें बहुत चतुर हैं और बहुत कुशल हैं, क्योंकि वो अपनी स्थितियों को बड़े अच्छे से जानते हैं। बस आवश्यकता है तो उन्हें विश्वास दिलाने की कि नहीं, आपको आपके क्षेत्र के स्तर पर ही रोजगार और आय के साधन उपलब्ध हैं, आपको बस उसको खोजने की ज़रूरत है। सर, कृषि में क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं? आप क्या क्या इस चुनौतियों को अपने आप से देख रहे हैं? हाँ, कृषि में चुनौतियाँ बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि कृषि का नियोजित नहीं होना और इसका जो हमारे किसान भाई हैं उसको एक व्यवसाय के रूप में जो आवश्यकता उसकी है कृषि की, उसको उस तरीके से नहीं अपना पाना। मैं कंपैरिजन करूं, अगर आप देखिए, एक दुकान है जो अपना व्यवसाय चला रहा है, दुकान वाला है जिसने कुछ सामान रख छोड़े हैं, प्रोविजन स्टोर है और वहाँ से डेली टू डेली वो सामान बेचता है। और तो उसका व्यवसाय आप देखो, एक छोटी सी दुकान में उसने 1000 सामान रखे हैं और उन सारे सामानों का जो भी है वो 1000 सामान या 2000 सामान जो है उसकी सबकी प्राइस उसके दिमाग में है। आप कभी जाते हो दुकान पे, आप पूछो कि कोई चीज़ मांगो उससे और पूछो कि कितना दाम है, तो कभी प्राइस लिस्ट नहीं देखता जी। उसको मालूम है कि इतने में खरीदा, इसको इतने में बेचना है। तो 1 रुपये का सामान अगर वो ले आया है तो 1 रुपये 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे मुनाफा रख के अपना वो उसको बेचना है। तो इससे सुरक्षित व्यवसाय कुछ नहीं है, कहीं घाटे का चांस नहीं है कि भाई 1 रुपये में सामान ले आए तो 2 रुपये में बेचेंगे, 1 रुपये में भी बेचेंगे, लेकिन तब बेचेंगे जब लगेगा कि अगले दिन ये इसकी कीमत घट जाएगी, 90 पैसे हो जाएगी, तो उस दिन 1 रुपये में बेच देंगे, तो घाटे का कोई चांस नहीं है। ऐसा सुरक्षित व्यवसाय, उसके बावजूद इसमें देखिए तो उसने अपना बीमा करवाया हुआ है, चारों तरफ दीवार से बंद है, उसने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, चैनल लगाया हुआ है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सुरक्षित व्यवसाय, उसके बाद भी उसने बीमा करवा रखा है जिसमें 1 रुपये का 1.5 रुपये मिलना है। जो खेती है वो बंद कमरे में हो नहीं सकती, वो खुले खेत में है, किसान का सारा निवेश खुले आसमान के नीचे है। तो उसको जो समाज है उससे खतरा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो दूसरे की खेती देख करके उन्हें ईर्ष्या होती है, पता चला उन्होंने नुकसान कर दिया। जानवरों से खतरा, जंगली जानवर, छुट्टा जानवर आजकल बड़ी समस्या बन चुके हैं, विशेष तौर से नीलगाय वगैरह, उनसे हमेशा खेती को नुकसान होता है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो रिस्क है वो दैव से, ईश्वर से भी खतरा है उनको। बारिश, जिस समय फसल काटना हुआ उस समय बारिश हो गई, पूरी फसल भीग गई और सड़ गई। तो सारा का सारा निवेश जो है, तो कृषि बीमा सरकार ने जो किया है, फसल बीमा, वह एक बड़ा अच्छा इसका साधन है। दूसरी चीज़, सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप जो एमएसपी की बात कर रही थी, वह जो किया है वह एक बहुत अच्छा समाधान है। लेकिन ये समाधान ये बहुत स्थायी नहीं है और बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। किसानों को अपने इस खेती को एक व्यवसाय की तरह लेके चलना पड़ेगा, इसको नियोजित तरीके से लेके चलना पड़ेगा। आमतौर पर हमारे किसान जो खेती करते हैं वो देखा देखी करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, वो ये बो रहा है तो मैं भी यही बोऊंगा, बिना यह सोचे कि बाजार की मांग क्या है। किसान जब तक अपनी खेती को बाजार के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक बाजार से बहुत लाभ उन्हें लेने की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। किसान के साथ क्या है कि जब भी वो बाजार जाते हैं तो जो भी निवेश खेती के लिए चाहिए वो बाजार में पैसा देते हैं और खरीद के ले आते हैं। मूल्य कौन लगाता है? जो बेचता है। वह दाम निर्धारित करता है कि इस शीशी का दाम इतना, ये इतने में मिलेगा। अच्छा, किसान लेके जाते हैं खरीद के, लेकिन किसान जब क्यों मूल्य लगाता है? क्योंकि वो उसकी दुकान का है। किसान जो पैदा करता है, जब वो बाजार में लेके जाता है तो किसान मूल्य नहीं लगाता जी।
वो मूल्य खरीदने वाला लगाता है, तो ये बड़ी विषम सी स्थिति हो जाती है। तो हमें यह निर्धारित करना पड़ेगा कि हम मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में अपने आप को कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि मुझे बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन करना है, कौन सी खेती करनी है, किस समय किस चीज़ का दाम सबसे ज़्यादा होता है। सारे किसान सब जानते हैं, मंडी जाते हैं, उनको कमोडिटीज़ का भाव मालूम है। कि अगर अर्ली इंट्रोड्यूस कर दिया मटर, हरी मटर जैसे एक एग्जांपल मैं दूं अपने एक किसान का, उन्होंने क्या किया, गेहूं खेती करने से धान की फसल उनकी खत्म हो गई थी। उन्होंने क्या किया, 2 किसान 3 किसान ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया, अपनाया, और बड़ा अच्छा देखे ना कि धान की खेती नहीं हो पाई, पानी नहीं बरसा तो धान नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या किया कि खेत को खाली छोड़ा और जल्दी उन्होंने हरी मटर लगा दी। अच्छा। और हरी मटर कम पैदा हुई लेकिन प्रीमियम दाम पर बाजार में बिकी, क्योंकि उस समय बाजार में कहीं हरी मटर नहीं थी। अच्छा। ठंड आने से पहले उन्होंने हरी मटर बाजार में जो कुछ भी उपलब्ध थी, और उससे उनका धान की खेती से लगभग 1.5 गुना मुनाफा उनको मिल गया। ऐसे एक किसान, उन्होंने क्या किया, उन्होंने धान की फसल मिस हुई तो उन्होंने तोरिया लगा दिया, ऑयल सीड, और तोरिया से इतना उत्पादन ले लिया जितना उनका धान से हो पाता था। तो किसानों को शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। शिक्षा की आवश्यकता है किसानों को। खेती को देखिए, कोई भी किसान जो खेती कर रहा है, मैं उसको यही बताता हूँ कि भाई आपके सामने कोई ऐसा विकल्प तो है नहीं कि 1-2 साल में आपकी नौकरी लग जाएगी फिर आप छोड़ दोगे। तो इस व्यवसाय को करना है तो क्यों न मन से किया जाए और उससे सीखा जाए। बिल्कुल, मौसम के स्तर पे कि कौन से मौसम में फिर हम कैसे। खेती की प्लानिंग सबसे ज़रूरी है, खेती का लेखा जोखा सबसे ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पर हम ऐसा पैसा लगा देते हैं जहाँ से हमको उसका लाभ नहीं मिल पाता। बहुत सारे किसान बीज का उपचार नहीं करते, उसकी वजह से उनको लाभ नहीं मिल पाता। प्रतिरोधी प्रजातियां हैं, उनको नहीं अपनाते, उनके बारे में बहुत सारे किसानों को पता ही नहीं है, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो खेती का अर्थशास्त्र कुल मिलाकर के उन्हें समझाने की आवश्यकता है कि किन किन जगहों पर आपका पैसा जाता है और किन किन जगहों पर आप बाजार के ऊपर आश्रित होते हो। तो आपको वहाँ से बाजार के ऊपर अपने आप को आश्रित होने से मुक्त होना है, और उसके साथ साथ अपने उत्पाद को इस तरीके से लेके जाना है कि मूल्य आप निर्धारित कर सको और आप जिस दाम पर बेचना चाहो उस दाम पर आप बेच सको सामान को। जी, मैंने भी सर ऐसे देखे हैं काफ़ी सारे लोग जो मिट्टी को भी उनका ना टेस्टिंग करते हैं। जैसे आपने कहा कि पौधों की टेस्टिंग होती है, तो वो बताते हैं कि इस मिट्टी में ये चीज़ उगेगी तो आप ये इसका व्यवसाय करिए, जो कि शायद एक अच्छा, जैसे हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे, आगे जो युवा पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन अभी आएगी, जिनको सिखाना है कृषि विज्ञान से, उनको प्रोत्साहन देना है कि आप ये व्यवसाय करिए। तो शायद ये वो प्रक्रिया है कि मिट्टी के भी टेस्ट हो, फिर वो क्या उगाना चाहिए, सीजनल क्या है, बिल्कुल ये सारी एक प्रक्रिया और शिक्षण के माध्यम से ही होगा, जिस तरह से आप कर रहे हैं। तो उसके बारे में ये इसको आगे कैसे बढ़े, इसका पोटेंशियल मैं बताता हूँ कि देखिए, कठिनाइयाँ तो बहुत हैं, चुनौतियाँ मैंने बताई कि इसको आपकी खेती जो व्यवसाय है, एक तो आपकी उपेक्षा से सबसे ज़्यादा ग्रसित है कि आप उसको बेमन से कर रहे हैं। बेमन से करना सबसे बड़ा, क्योंकि बेमन से किया हुआ कोई भी काम आप सोचिए कि उससे आपका बहुत कल्याण होगा, तो होता नहीं है। तो खेती को पहले तो उपेक्षा से बाहर निकलिए आप, और खेती को करना है तो मन से करिए, अच्छे से करिए, सोच समझ के करिए एक व्यवसाय के तौर पर। और एक एक पैसा आप लगा रहे हैं तो उस पैसे का आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका लाभ पूरा आपको मिले। हमारे किसान बहुत ऐसे हैं जो मिट्टी का जांच नहीं करवाते हैं। सरकार ने बड़े स्तर पर जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई और बहुत पैमाने पर मृदा परीक्षण कराया, लेकिन अनेक किसानों को अभी भी देखते हैं कि वो उससे अनभिज्ञ रहते हैं कि इसका क्या मतलब है। सरकारी योजना है, उसमें उन्होंने टेस्टिंग करवा ली। मिट्टी की जांच कराने के बाद ही हमें पता चलता है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व किस किस मात्रा में उपलब्ध हैं, और जो फसल हम लगाएंगे उसको कौन कौन से पोषक तत्व किस किस मात्रा में किस किस रूप में चाहिए। मैं सामान्य सा उदाहरण बताऊं, आप सब लोग चूंकि इस चीज़ को शायद इससे रिलेट कर पाएँ कि जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं, मेहमान बैठे हैं, खाना खाने के लिए उनको हमने रखा, थाली रखी, सारा भोजन रखा, और उसके बाद जो है उनकी थाली में से सब्जी खत्म हो गई, दाल खत्म हो गई, चटनी रायता खत्म हो गया, रोटी 4 बची है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, उनको जो चीज़ कम है वो चीज़ देंगे, लेकिन करते क्या है कि 4 रोटी और ले जाके रख दी। तो कैसे हो पाएगा, संभव नहीं है। तो एक चीज़ का न होना बाकी सारी चीज़ों को असंतुलित कर देता है। तो मिट्टी में कौन सा तत्व, यही हम पौधे को मान ले मेहमान है और मिट्टी को मान ले थाली है। तो मेहमान को क्या चीज़ चाहिए, एक चीज़, अगर अच्छा खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मेहमान अच्छा पेट नहीं भरेगा, नमक कम हो गया तो पेट नहीं भरेगा। तो नमक तो कहने को एक चुटकी है, लेकिन उस एक चुटकी को अगर हमने इग्नोर कर दिया तो उसका पूरे खाने पर प्रभाव पड़ जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे
तत्व होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको इतना क्या ही चाहिए, क्या ज़रूरत है, और उसकी वजह से ना पूरे पौधे के पोषण पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें जो तत्व जितनी मात्रा में चाहिए, जिस रूप में चाहिए, उस रूप में अगर हम देते हैं तो हमारा निवेश सुरक्षित रहता है और बराबर पोषण मिलता है। विशेष रूप से यूरिया के प्रयोग के लिए, नाइट्रोजन के अधिक प्रयोग को लेकर के किसान लोग उत्साहित रहते हैं। तो उनको यह जानना पड़ेगा कि नहीं, अतिरिक्त एक दाना यूरिया का अतिरिक्त एक दाना बहुत सारा नुकसान करता है, उसको हमें बचाना है। किसानों को इसके बारे में जानकारी रखनी है। पोटेंशियल की बात मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूँ कि इतनी चुनौतियों के बाद भी आप पोटेंशियल देखो, दूसरा पक्ष जो उजला पक्ष है वो देखो कृषि का, कि कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जहां आप आज 1 रुपया रखो और 4 महीने 5 महीने बाद वो आपको 4 रुपया दे दे। नहीं दे सकता। आप एक दाना आज लगाते हो, 4 महीने बाद वो फसल कम से कम 20 दाने में 20 गुना होकर के आपको वापस मिलती है। तो संभावना यहाँ तक है। हाँ। 1 रुपया आपका 20 रुपया तक बन सकता है 4 महीने में। कोई बैंक ऐसा नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा संभावना तो यह चुनौती। हाँ। अब यह संभावना आप देखो कि इस संभावना पर हमें खेती करनी। वो 20 एक दाना लेकर के, और 20 दाना हमको सुनिश्चित करना है, उसमें से 19 दाना नहीं होना चाहिए, हमारा 20 का 20 दाना हमको मिलना चाहिए जी। यह इस दृष्टि के साथ जब खेती को आप देखोगे तो खेती के पूरे अर्थशास्त्र को आप समझ पाओगे, और फिर उसके बाद जो आप करोगे तो बराबर लाभ आपको खेती से ले पाओगे। और क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला व्यवसाय नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा कि ये सतत व्यवसाय है, तो इसको लंबे समय तक के लिए आप नियोजित करके लेके चल सकते हो कि अगले 20-25 सालों के लिए हमको खेती ही करनी है, और खेती करनी है तो कैसे कैसे लेके चलना है। और अच्छा व्यवसाय, एक बहुत अच्छा व्यवसाय बनेगा और उनको आय भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। हमारे बहुत सारे प्रयोगधर्मी किसान हैं जिन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपना लिया है। उनके पास जानवर भी हैं, उनके पास मुर्गियां भी हैं, उनके पास फल के पौधे भी हैं, अलंकारिक पौधे भी हैं, सब्जियां हैं, खाद्यान्न है, दलहन है, तिलहन है, मछली पालन है, मौन पालन है। तो इतने सारे व्यवसायों को उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया है। तो उससे होता क्या है कि एक व्यवसाय का बाई प्रोडक्ट दूसरे व्यवसाय के लिए वो निवेश का काम कर जाता है। अब जैसे पुआल कटा, धान कटा, तो उसका पुआल कुट्टी काट करके उस पर मशरूम के लिए रॉ मटेरियल मिल गया, आपको बाजार से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं बहुत सारे व्यवसायों का एक साथ, तो खेती आम तौर पर सामान्य रूप से बीमित हो जाती है। कोई एक से अगर घाटा होगा तो दूसरे समय उसका दुगना लाभ मिल जाता है जी। तो इस तरीके से व्यवसाय के रूप में, जिसको मैंने बोला ना कि एक व्यवसाय की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है खेती को। जी जी। सर, अब हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, और समाप्ति के वक्त हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा संदेश दें जो युवा पीढ़ी को कृषि के लिए प्रोत्साहन करे और आगे पूरा भारत हम सब मिलकर आगे बढ़े। कृषि को विज्ञान और युवाओं दोनों को कृषि के साथ जोड़ने की आवश्यकता है आज, क्योंकि हमारे यहाँ जो युवा हैं वो उनकी ऊर्जा को पूरी तरीके से हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और कृषि को उनकी आवश्यकता है। युवाओं को कृषि की आवश्यकता है और कृषि को भी युवाओं की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो हमारे अभी के जो चैलेंजेस हैं, जो हमारा मानव समाज है, इसके स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, उसको भी ये संबोधित कर सकते हैं विज्ञान के साथ कृषि को जोड़ते हुए। तो हमारे आज के युवा इस मामले में पर्याप्त सक्षम हैं, शिक्षित हैं, और आजकल तो बहुत सारी जानकारी अब तो प्रयोगशालाओं और लाइब्रेरीज तक सीमित नहीं है, अब तो उनके मोबाइल फ़ोन पर है। तो वो चाहें तो अपनी खेती के साथ अपने आप को जोड़ करके अपना कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं, और खेती का भी कल्याण कर सकते हैं। भारत चूँकि कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर खेती के लिए सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, और सरकार इस दिशा में बहुत प्रयास कर रही है। उसके साथ अपने आप को जोड़ते हुए खेती को एक नियोजित व्यवसाय की तरह अगर हमारे युवा लेके चलते हैं तो इससे उनको बहुत ही लाभ होने वाला है। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। डॉक्टर JP राय जी के शोध, प्रसार और शिक्षण से न सिर्फ इनके विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं, बल्कि ये ग्रामीण किसानों को भी समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का हमारे सेट पर ये आ जाए, बहुत बहुत खुशी हुई। आप बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो दूरदर्शन सह्याद्री और शब्द सुरभि की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके। मुझे मंच देने के लिए आपका आभार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।